हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन कर राज्य। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उनको देखिए और तब चैप्टर 5 को पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है वो है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 50 वर्षों से हम अपने जो भी शासक हैं उनका चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, यानी कि वोट डालकर। लेकिन बहुत टाइम पहले लोग कैसे राजा या शासक बनते थे। तो देखिए, 3000 वर्ष पहले बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए कुछ लोग। अब इनमें से एक यज्ञ निकल कर आता है जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें क्या होता था, एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो देखिए, क्या तरीका था इनका अपने आप को सबसे बड़ा राजा साबित करने का। फिर देखिए, इसके बाद क्या किया जाता था कि सभी राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और ये जो यज्ञ था वो पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित करते थे। और जो यज्ञ कराने वाला राजा था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा जितने भी आमंत्रित राजा होते थे वो उसके लिए उपहार यानी कि गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते थे। और इनमें राजा का मुख्य स्थान था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के जो सगे संबंधी होते थे, जैसे उसकी रानियां हो गई या उसके पुत्रों को, इनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और बाकी के जितने भी जो आए हुए राजा होते थे उन्हें सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर जो पुरोहित था वो पवित्र जल छिड़कता था और कई अनुष्ठान भी करता था। और विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि जो शूद्र थे, जिन्हें शूद्र समझा जाता था उस समय पर, उन्हें यज्ञों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती थी। तो आई होप आपको अश्वमेध यज्ञ की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ण क्या था। तो देखिए, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब ब्राह्मणों का क्या काम था उस समय, वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करवाना। और क्षत्रियों का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम था खेती, पशुपालन और व्यापार। लेकिन शूद्रों का काम क्या था, यहाँ पर जो भी 3 ऊपर वर्ग बताए गए हैं उनकी सेवा करना उस समय शूद्रों का काम माना जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनपद, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसे समझने से पहले देखिए, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, एक पिक्चर है। ये क्या है, एक चित्रित धूसर पात्र है, और इनमें थाली और कटोरियाँ मिली हैं। जैसे ये एक कटोरी का चित्र है, और ये बहुत ही पतली सतह की सुंदर और चिकने हैं, और ख़ास मौक़ों पर भोजन परोसने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब देखिए, जनपद क्या थे। तो महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे, अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा हो गए। अब जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कई जनपदों की जो कई बस्तियां हैं उनकी खुदाई हुई है, जिसमें दिल्ली में आपका पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख स्थान है। और खुदाई से क्या पता लगा है कि ये जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे, और चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, ये सारी फसलें वो उगाते थे। इसके अलावा ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और चित्रित धूसर पात्र भी मिले हैं जो अभी आपने ऊपर देखा। और इन पर चित्रकारी की गई है, जिसमें क्या है, सरल रेखाएं हैं और ज्यामितीय आकृतियां हैं।
अब बात हो गई जनपद की, अब बात कर लेते हैं अब महाजनपद की। तो देखिए 2500 साल पहले क्या हुआ, कुछ जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। अब इनकी क्या होती थी, एक राजधानी होती थी और इनकी किलेबंदी की जाती थी, जैसे इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बना दी जाती थी। अब देखिए ये है एक मैप, इसमें महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगरों को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं वैशाली है, वज्जी है, मगध, अंग, राजगृह है। इसके अलावा नदियाँ भी दिखाई गई हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए उज्जैन, अवंती और हस्तिनापुर, कौशल, तक्षशिला, गांधार, ये सारे जनपद और महाजनपदों की यहाँ पर इमेज में आपको दिखाया गया है मैप के थ्रू। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया और कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी ऐसा करते थे। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक पिक्चर है जिसमें कौशाम्बी का एक किला है और इसकी ये दीवार है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का ये अवशेष है और इसका निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। अब देखिए अब क्या परिवर्तन आए कि जो राजा थे वो सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देते थे और वेतन किस तरीके से देते थे, आहत सिक्कों के माध्यम से। आहत सिक्के क्या हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है कर यानी कि टैक्स की, कि उस समय टैक्स की क्या व्यवस्था थी। तो देखिए जो राजा थे वो लोगों से कर वसूलते थे। क्या क्या कर वसूलते थे, तो पहले फसलों पर कर लगाया जाता था, इसके अलावा जो कारीगर था उन पर कर लगाया जाता था। पशुपालक होते थे यानी कि जो पशु पालने वाले थे उन्हें जानवरों के रूप में या उनके उत्पाद जैसे दूध, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके रूप में कर देना पड़ता था। इसके अलावा जो व्यापारी थे उनको सामान पर कर देना पड़ता था और आखेटक यानी कि शिकारी थे उन्हें जंगलों से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। तो इस तरीके इसकी व्यवस्था थी उस समय कर की यानी कि टैक्स की। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए उस समय जो खेती की जाती थी उसमें भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो दो बड़े परिवर्तन यहाँ पर इस समय आए कि जो हल्के फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे। ठीक है, लोहे के फाल बनने लगे और धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, यानी कि खेतों में पहले बीज छिड़ककर धान उपजाया जाता था, लेकिन अब क्या है धान की पौध तैयार कर फिर उसका रोपण किया जाता था। इससे क्या हुआ, पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो ये हमें कृषि में परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला कि हल्के फाल लोहे के बनाए जाने लगे और दूसरा कि जो धान की खेती थी वो पौध तैयार करके करी जाने लगी। आप देखिए एक महाजनपद है मगध, उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मगध के बारे में, आइए चलिए जानते हैं। तो देखिए मैप में आप देख सकते हैं ये है आपका मगध और ये इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं वर्तमान में जो बिहार राज्य है वहाँ पर ये पड़ता है। और अब मगध के बारे में जानते हैं। तो देखिए 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यहाँ पर दो नदियाँ थीं, गंगा और सोन। इन नदियों से क्या होता था, यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है, यानी कि नदियों का बहुत महत्व था उस समय। और यहाँ पर एक हिस्सा जंगलों से भी भरा हुआ था और इन जंगलों से क्या करते थे ये लोग, हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देकर सेना के काम में लगाते थे। और जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। और इस क्षेत्र में क्या था, लौह अयस्क की खदानें भी हैं जिनसे औजार और हथियार बनाए जाते थे। अब देखिए मगध के दो शक्तिशाली शासक थे, पहला था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। और ये हर अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। इसके अलावा एक और शासक थे जिनका नाम था महापद्मानंद और इनका जो नियंत्रण क्षेत्र था वो इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। बिहार में एक स्थान है राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। ये पहले क्या थी, मगध की राजधानी थी और बाद में पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में क्या है, पटना,
उसे मगध की राजधानी बनाया गया। यानी कि जो मगध महाजनपद था उसकी 2 राजधानियाँ थीं। पहली थी राजगृह और दूसरी थी पाटलिपुत्र। और राजगृह को वर्तमान में राजगीर नाम से और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 2300 साल पहले की बात करें तो मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर, जो कि विश्व विजय करना चाहता था। और जब वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उसने मगध की ओर बढ़ना चाहा, तो उसके जो सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास, जो मगध के शासक थे, उनके पास रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। अब देखिए मगध के बाद एक और राज्य था जिसका नाम था वज्जी। ये मगध के नज़दीक ही था और उसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि वर्तमान बिहार में पड़ती है। और यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है, अब देखिए गण या संघ में क्या होता था, कई शासक होते थे। जैसे कि महाजनपद में आपने देखा कि एक ही राजा है, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग राजा हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति राजा है। और ये सभी विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कर रहे हैं। और ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए ये सारी चीज़ें तय करते थे कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। और ये जो चर्चाएं होती थी या जो सभाएं होती थी, इनमें स्त्रियां, दास और कम्मकार इनमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वज्जी के बारे में, कि ये जो वर्णन है, यानी कि ये जो बातें बताई गई हैं, ये दीर्घ निकाय से ली गई हैं। अब दीर्घ निकाय क्या है, तो ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि दीर्घ निकाय क्या है। और ये जो ग्रंथ है ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु जो था वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था और उसने अपने मंत्री जो थे, उनका नाम था वस्त्रकार, उनको बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि कौन सा वो शासक था जो वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका जो राज्य है वो 1500 साल पहले तक चलता रहा। और इसके बाद क्या हुआ, जो गुप्त शासक थे उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।